बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एजिंग के हवाले से। आज इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि बेसिकली एजिंग क्या होती है और इसके काजेज़ क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एजिंग के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे कि एजिंग क्या होती है। हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब पैदा होता है तो उसके अंदर चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। वो जब चेंजिंग आना शुरू हो जाती है, आपको पता है पहले वो बच्चा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जवान होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी चेंजिंग जो उसको बुढ़ापे की तरफ लेके जाती है, ऐसी चेंजिंग को हम नाम देते हैं, एजिंग का नाम देते हैं। या ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, उस प्रोसेस को हम एजिंग का नाम देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रोग्रेसिव चेंजेस ओवर टाइम लीडिंग टू लॉस ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि ऐसी ही उसमें चेंजिंग आना शुरू हो जाती है जिसमें वो जो है अपना लॉस करना शुरू कर देता है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, अपने जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है उनको लॉस करना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को हम एजिंग का नाम देते हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर के अंदर कमी आना या उसमें इजाफा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है एजिंग के साथ साथ। या फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गन जो है वो अपना काम करना छोड़ देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ। तो ऐसी चेंजिंग को हम नाम देते हैं, एजिंग का नाम देते हैं। पहले जो चेंजिंग आती है जब लाइफ, आपको पता है कि जब वो छोटा बच्चा होता है आहिस्ता आहिस्ता उसमें चेंजिंग आती है। जब वो जवानी की तरफ जाता है तो वो उसमें पॉजिटिव चेंजेस आती है। जैसे कि उसके आप देखते हैं कि जो मसल लिफ्टिंग है, कि वो चीज़ों को उठाने के अंदर उसकी ताकत आती है। जब वो जवान होता है आहिस्ता आहिस्ता वो, या फिर आप देखते हैं कि वो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं बॉडी के जिनमें वो इंक्रीज करता है जब वो जवानी की तरफ जा रहा होता है। लेकिन जवानी के बाद कुछ ऐसी चेंजिंग आना शुरू हो जाती है जब वो बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो वो आज हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कौन सी ऐसी चेंजिंग है जो कि बुढ़ापे की तरफ लेके जाती है। तो यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन देख ली। एक तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि आपकी बुक के अंदर भी उन्होंने लिखी है, नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एजिंग। तो इसको हम एजिंग का नाम देते हैं। अब यहाँ पर हम एजिंग के फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कि एजिंग की वजह बनते हैं, जो कि एजिंग की रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन फैक्टर्स को यहाँ पर हम देखेंगे। तो आइए इस टॉपिक के फैक्टर्स को देखते हैं। फैक्टर्स यहाँ पर हमारे पास दो तरह के फैक्टर आ जाते हैं जो कि आप कह सकते हैं कि एजिंग की वजह बनते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर आता है वो यहाँ पर हम देखेंगे, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर्स यहाँ पर हम देखेंगे जो कि एजिंग की वजह बनता है। जेनेटिक्स बेसिकली क्या होती है? जेनेटिक हम कहते हैं जिसमें हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। अब आपको पता है कि जीन्स कहाँ पर मौजूद होती हैं, ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं कि जो जीन्स है ये डीएनए का पार्ट होती है। और जो डीएनए होता है वो कहाँ पर मौजूद होता है? क्रोमोसोम। तो यहाँ पर अब हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम देखते हैं कि एक जो हमारे पास, एक हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि हमारे पास ये क्रोमोसोम है। हम देखते हैं कि क्रोमोसोम के एक एंड के ऊपर, एक टिप के ऊपर एक हमारे पास ये एरिया मौजूद होता है। इसको यहाँ पर हम नाम देते हैं टीलोमर का। यहाँ पर ये टीलोमर जो हमारे पास होता है क्रोमोसोम के ऊपर, इसकी कुछ खास हमारे पास हम देखते हैं कि लेंथ होती है। ये जो इसकी हम देखते हैं कि ये इसकी कोई खास लेंथ होगी। अब क्या होता है कि जब ये एक सेल है हमारे पास, सेल के अंदर ही क्रोमोसोम मौजूद होंगे। जब ये जो सेल है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये क्रोमोसोम मौजूद है, ये वाला। तो अब ये सेल नेक्स्ट जब इसने डिवाइड होना है, जब इसमें तकसीम होना है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो टीलोमर्स की जो लेंथ है इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हमने देखा कि ये जो टीलोमर था इसकी जो लेंथ थी इसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू होगी, ये थोड़ा सा कम होगी इसकी लंबाई। अब जब हमारे पास ये सेल डिवाइड होकर इसके अंदर हमने देखा कि जो टीलोमर था उसकी जो लंबाई थी उसमें कमी आना शुरू होगी। नेक्स्ट हम फिर देखेंगे जब ये सेल मजीद आगे जाकर डिवाइड होंगे तो इसके अंदर जो टीलोमर था उसकी जो लेंथ थी उसमें मजीद कमी आना शुरू हो जाएगी। बार बार
जब ये सेल डिवाइड होते रहेंगे, जब बार बार तकसीम होते रहेंगे, तो एक टाइम ये भी आएगा कि जो इसके अंदर टीलोमर था ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। जब किसी सेल के अंदर से टीलोमर खत्म हो जाएगा तो उसके अंदर जो डिवाइड होने की एबिलिटी है, जो डिवाइड होने की एबिलिटी आप कह सकते हैं, वो उसके अंदर खत्म हो जाएगी। फिर जो सेल है वो मजीद डिवाइड नहीं हो सकेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो एजिंग की वजह बनते हैं वो हमारे पास जेनेटिक फैक्टर था। हमने देखा जेनेटिक फैक्टर में हमने ये चीज देखी कि हमारे पास एक क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर टीलोमर है और टीलोमर की एक खास लेंथ है। ऐसा ऐसा जो जब वो डिवाइड होता रहेगा, एक दो डिवीजन के अंदर उसकी लेंथ में कमी आएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि मजीद उसके अंदर कमी आती रहेगी। और एक टाइम ये भी आएगा जो टीलोमर था वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। जब सेल में से टीलोमर, क्रोमोसोम में से टीलोमर खत्म हो जाएगा और वो जो सेल है वो मजीद डिवाइड नहीं कर सकेगा। तो ये हमारे पास जेनेटिक फैक्टर आ गया, जिसकी वजह से जो सेल है हमारे पास वो एक फिनिट नंबर तक डिवाइड करते हैं, बाद में उसके वो डिवाइड होने की जो एबिलिटी उनमें खत्म हो जाती है। और बहुत सारे आपकी बॉडी में ऐसे सेल आप देखते हैं कि वो कुछ खास टाइम तक डिवाइड करते हैं, कुछ खास टाइम तक तकसीम होते रहते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद, एक एज के बाद वो जो सेल है वो डिवाइड होना बंद कर देते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास ये जेनेटिक फैक्टर आ गया। नेक्स्ट जो दूसरा फैक्टर एजिंग की वजह बनता है उसको यहाँ पर हम देखने लगे हैं, वो हमारे पास है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। हाँ, एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में हम देखते हैं कि इसमें हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो माहौल है, वो इसके अंदर आ जाता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में हम देखते हैं कि जेनेटिक फैक्टर ही सिर्फ एजिंग की वजह नहीं बनेंगे, बल्कि जो हमारा माहौल है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है एजिंग के फैक्टर को। किसी शख्स के बूढ़ा होने को उसका माहौल बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है उसके अंदर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे जिसकी वजह से आपको आसानी के साथ समझ भी आ जाए। हम देखते हैं कि एक बीमारी है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस का नाम देते हैं। आपने उसके बारे में पढ़ा भी होगा पहले। ऑस्टियोपोरोसिस एजिंग, यहाँ पर एक्सट्रीमली फैक्टर में मैंने आपको पहले बात बताई है कि ये हम जो हमारा माहौल है ये बहुत ज़्यादा एजिंग के फैक्टर को इफेक्ट करता है। इसमें हम देखते हैं कि ये बहुत सारी ऐसी, हम अगर पुअर हैबिट को अपनाते हैं, पुअर हैबिट अपने अंदर लाते हैं, तो उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी एजिंग का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। लेकिन हमारा अगर माहौल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो उसकी वजह से जो एजिंग का जो प्रोसेस है वो कम से कम किया जा सकेगा, उसको कम किया जा सकेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर आ गया। तो इसमें हमने देखा कि एक एग्जांपल ऑस्टियोपोरोसिस की एक बीमारी की ले ली। तो ऑस्टियोपोरोसिस में बेसिकली आपने जब पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास अगर एक बोन, एक हड्डी है, तो इस हड्डी के अंदर बहुत सारी कैल्शियम की तादाद होती है, जिसकी वजह से ये जो हड्डी है ये डेंस होती है, इसकी डेंसिटी में इजाफा होता है। ये इसके अंदर कैल्शियम होती है, बहुत ज्यादा कैल्शियम होने की वजह से ये डेंस होगी। अब प्रोसेस क्या होता है कि जब ऐसा ऐसा जो शख्स है वो एजिंग की तरफ जाना शुरू कर देता है, ऐसा ऐसा बूढ़ा होना शुरू होता है, तो उसकी जो ये हड्डियों के अंदर कैल्शियम है ये क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो हड्डी है वो डेंस नहीं रह पाती, वो बिल्कुल नरम हो जाती है। तो ये इसकी वजह क्या हो गई कि इसमें से जो कैल्शियम थी वो कम होना शुरू हो गई। अब जो ओस्टियोपोरोसिस में हमने देखा, एक तो इसकी वजह हमने ये देखी कि ये विद इन एज, विद इन एज के साथ जब जब एज में इजाफा होता जाएगा तो इसमें जो हड्डियों के कैल्शियम में कमी आती जाएगी और ये कम डेंस होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा जो इसमें फैक्टर ऑस्टियोपोरोसिस में आता है कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह कौन सी बनती है, इसमें हम देखते हैं कि कई शख्स के अंदर, कोई ऐसे शख्स भी होते हैं हमारे पास, उनकी एज इतनी ज्यादा नहीं होती लेकिन उनको ये बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी यहाँ पर बहुत सारी वजह आ जाती है हमारे पास, वो आ जाती है कि वो शख्स स्मोकिंग वगैरह करते होंगे, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से, या फिर वो अल्कोहल वगैरह की कंजप्शन करने की वजह से। इसी तरह हम देखते हैं कि ऐसी डाइट जिसमें जो कैल्शियम की मकदार है
वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ऐसी डाइट लेने की वजह से हम देखते हैं कि उनके अंदर ओस्टियोप्रोसिस हो जाती है। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, ये हमारा माहौल की वजह से, हमारा जो आप कह सकते हैं कि इर्द गिर्द की ऐसी एशिया हम इस्तेमाल करने की वजह से हो रहा है, जिसमें हमने देखा कि अगर स्मोकिंग करता है, अल्कोहलिक करता है, या डाइट में कैल्शियम की कमी है, तो उसकी वजह से जो ओस्टियोप्रोसिस है वो एज से पहले ही हो जाती है। अगर हम इन आदात से बच जाए, अगर हम स्मोकिंग वगैरह ना करें, अल्कोहलिक कंजप्शन ना करें, डाइट ऐसी लें जिसमें आप कह सकते हैं कि कैल्शियम की जो मकदार है वो ज़्यादा हो, तो हम इस फैक्टर से बच सकते हैं। हम जो अपना लाइफ स्पैन है, जो हम एजिंग का प्रोसेस है, उसको कम कर सकते हैं, अपना लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इन फैक्टर से हम बचकर अपने लाइफ स्पैन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऐसे फैक्टर्स हैं दो जो कि एजिंग की वजह बनते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर वर्क भी कर रहे हैं कि किसी शख्स की जो एजिंग का प्रोसेस है उसको कम से कम किया जा सके, किसी शख्स की जो एज है उसको ज़्यादा किया जा सके। मसलन अगर किसी की एज है वो 65 है, तो उसको 70 तक लेके जाया जा सके। अब ये तो नहीं हो सकेगा कि उसकी जो मौत है उसको रोका जा सके, ये तो इम्पॉसिबल है कि किसी भी शख्स की उसने मौत का जायका चखना ही चखना है। लेकिन ये प्रोसेस उसमें है कि उसकी जो एज का दुरानिया उसको इंक्रीज किया जा सकता है। वो किस वजह से किया जा सकता है कि अगर वो एक्सरसाइज वगैरह करता है, अगर वो अच्छी खुराक वगैरह लेता है, अगर वो आप कह सकते हैं कि माहौल उसका उसके लिए मुस्बत है, पॉजिटिव है, तो उसका जो एजिंग का प्रोसेस है उसको क्या किया जा सकता है, कम से कम किया जा सकता है। ये हमारे पास दो ऐसे फैक्टर थे जो कि एजिंग की वजह बनते हैं। अब यहाँ पर हम इसके साइन सिम्टम्स देखेंगे कि एजिंग के साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। साइन ऑफ सिम्टम्स। साइन ऑफ सिम्टम्स में हमारे पास इसके दो तरह के हम देखेंगे, दो केसेस के अंदर। एक हमारे पास आ जाता है प्राइमरी, और दूसरा हमारे पास सेकेंडरी सिम्टम्स। और दूसरा हमारे पास सेकेंडरी। अब यहाँ पर जो हमारे पास प्राइमरी सिम्टम्स है, ये विद इन एज, जो एज के साथ साथ ये नजर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी सिम्टम्स है, ये एज के साथ इनको हम कम भी कर सकते हैं, इनसे बच भी सकते हैं। हमारे पास प्राइमरी सिम्टम्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इसके अंदर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि जैसे जैसे एजिंग का प्रोसेस आता है, इसमें सबसे पहले क्या होना शुरू हो जाएगा, लॉस ऑफ हेयर्स। इसी तरह हम देखते हैं सेकंड, ग्रे हेयर्स, बालों का क्या हो जाना, सफेद हो जाना। तो ये हम देखते हैं कि बालों का सफेद हो जाना, या फिर लॉस ऑफ हेयर, बालों का चला जाना, बाल उतर जाने एज के साथ साथ। या फिर हम देखते हैं स्किन पिगमेंट्स, स्किन के ऊपर पिगमेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास उसकी जो हेयरिंग वगैरह, सुनने की जो उसकी एबिलिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि विजन वगैरह, देखने की जो एबिलिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास प्राइमरी सिम्टम्स है जो कि एज के अंदर, एजिंग के अंदर आकर नजर आना शुरू हो जाते हैं। सेकेंडरी सिम्टम्स में हमारे पास आ जाती है डिजीजेज वगैरह। अब यहाँ पर ये जो डिजीज वगैरह है, इससे बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है या इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, पहले भी मैं आपको बता के आया हूँ कि अगर हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, अगर हम मुस्बत चीजों को अपनाते हैं, तो इस जो सेकेंडरी सिम्टम्स है इनसे बचा जा सकता है। तो ये हमारे पास साइन ऑफ सिम्टम्स से, एजिंग के हवाले से। तो नेक्स्ट हमारा जो छोटा सा इसके हवाले से टॉपिक रह गया, वो हम देखेंगे कि चेंजिंग कौन सी आती है एजिंग के साथ साथ, कौन सी चेंजेस आना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर, उनको यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे। तो दो तरह की चेंजेस आती है एजिंग के साथ। पहले नंबर पर हम देखेंगे चेंजेस एट सिस्टम लेवल। चेंजेस एट सिस्टम लेवल, इसको हम दूसरा जो नाम दे सकते हैं, हम कहते हैं कि ऐसा चेंजेस जो कि हमें आप कह सकते हैं कि नजर आती हैं, ऐसी चेंजेस को हम नाम देते हैं
चेंजेस एट सिस्टम लेवल। इसमें कौन सी ऐसी चेंजिंग आना शुरू हो जाती है? हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चेंजिंग है जो कि हमें नजर आती है एजिंग के हवाले से। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो कौन कौन सी चेंजिंग आ जाती है, जिसमें हमारे पास जो हार्ट है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो हार्ट है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। जैसे एजिंग का प्रोसेस आता है, कोई शख्स बूढ़ा हो जाता है तो उसका जो हार्ट है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, और उसका जो ब्लड को पंप करने की जो एबिलिटी है वो क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो लीवर है उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म वगैरह हो रहे थे वो भी क्या होना शुरू हो जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे। उसके अंदर चीजों का बनना और चीजों का टूटना वो भी क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चेंजिंग है। या फिर हम देखते हैं कि उसकी जो स्किन है वो थिन और इलास्टिक हो जाएगी। स्किन क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, इलास्टिक, सॉरी हम कह सकते हैं कि हार्ड हो जाएगी, कि बिल्कुल उसमें इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। हम देखते हैं कि जो स्किन होती है उसके अंदर फाइबर होते हैं, इस तरह फाइबर लगे होंगे, अटैच होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एजिंग का प्रोसेस आता है तो ये जो हमारे पास फाइबर है ये एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक कर जाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जो इलास्टिसिटी है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, थिन हो जाएगी स्किन। इसी तरह हम देखते हैं सबसे बड़ा फैक्टर जो है इसके अंदर चेंजेस एट सिस्टम लेवल के ऊपर वो है फर्टेलिटी का खत्म हो जाना। फर्टेलिटी में क्या कि फर्टेलिटी हम कहते हैं, फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा था प्रोसेस रिप्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर भी, जिसमें आपको पता है कि कोई नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। जब उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो उसमें नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। जैसे जैसे एजिंग का प्रोसेस आएगा, कोई शख्स बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो उसमें जो फर्टेलिटी का प्रोसेस है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि कम होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल ही खत्म होना शुरू हो जाता है। वो आगे जो बच्चे पैदा करने की उसमें सलाहियत है वो बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो ये इसमें ये भी एक फैक्टर आ गया। अब हम देखेंगे चेंजेस एट सेलुलर लेवल। चेंजेस एट सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल के ऊपर कौन सी इसके अंदर चेंजिंग आती है वो हम देखते हैं कि जो सेल है उसकी जो डिवीजन करने की सलाहियत है वो बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाएगी। सेल डिवीजन खत्म होना शुरू हो जाएगी, जैसे कि आपने जेनेटिक फैक्टर्स के अंदर पढ़ा। उसी तरह हम देखते हैं कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें मटेरियल आर पार, या आप देखते हैं कि उसमें से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये भी क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। ये हमारे पास मेम्ब्रेन है तो मटेरियल इसमें से कुछ अंदर आते हैं कुछ बाहर जाते हैं, तो ये भी एजिंग के साथ ये भी जो एबिलिटी है कम होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह हम देखते हैं कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो बनते हैं, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल का नाम देते हैं, तो ये भी कम होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह हम देखते हैं जो चौथा फैक्टर हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा वो हमारे पास ये देखते हैं कि हम जो सेल्फ ऐसा प्रोसेस जिसमें अगर सेल के अंदर कोई चोट वगैरह लग जाती है तो जब तो शख्स कोई जवानी में होता है तो उस वक्त वो क्या करता है, सेल उसको खुद ही रिपेयर कर लेता है। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है तो अगर कोई चोट वगैरह लग भी जाती है तो वो उसको रिपेयर नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास चेंजेस थी ऐसी जो कि सेल लेवल के ऊपर होती है। तो कुछ चेंजेस ऐसी थी जो कि कुछ हम सिस्टम लेवल के ऊपर हम देखते हैं। तो इसमें हमने देखा कि आज का जो टॉपिक था इसमें हमने एजिंग के हवाले से देखा कि एजिंग क्या होती है, इसके काजेज क्या होते हैं, इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमने सब कुछ डिटेल के साथ पढ़ा। अब हम देखेंगे कि एजिंग जो है इसको हम कम कर सकते हैं। एजिंग का जो प्रोसेस है इसको कम से कम किया जा सकता है। उसको मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, अगर आप टेंशन कम लेते हैं, इन चीज़ों को अपनाने से आप एजिंग